आज के इस टॉपिक में हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। किस वंश के बारे में? तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। उनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें तुगलक वंश का जो पहला शासक होता है वो गयासुद्दीन तुगलक होता है। गयासुद्दीन तुगलक कृषि को प्रोत्साहन देता है, कृषि कार्य में उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये तुगलक वंश का पहले शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत सारे कार्य करता है, उनके कार्यों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है उसका भाई मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। और अंतिम शासक के रूप में नसरुद्दीन महमूद होता है। तो इन्हीं शासकों को एक एक करके इनके महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करने वाले हैं आज के इस विषय में। आइए देख लेते हैं। तो हम लोग तुगलक वंश की बात करने वाले हैं। तुगलक वंश का पहला शासक, प्रथम शासक कौन हुआ करता है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। आगे गयासुद्दीन गयासुद्दीन छूट गया। प्रथम शासक के रूप में गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है। आगे अगर हम बात करें कौन शासक आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक अंतिम शासक के रूप में अगर देखा जाए नसरुद्दीन महमूद का नाम आता है। कुछ प्रमुख शासकों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतिम शासक के रूप में नसीरुद्दीन महमूद का नाम आता है। नसरुद्दीन महमूद का नाम आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक कौन होता है? नसीरुद्दीन महमूद होता है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कृषि को प्रोत्साहन दिया था इसने। क्या किया था? कृषि को प्रोत्साहन। प्रथम शासक के रूप में था ये और कृषि को प्रोत्साहन दिया था। और इसने एक नगर बसाया था तुगलकाबाद। कौन सा नगर? तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। आगे हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनता है, सुल्तान बनता है।
और इसके मूल नाम की अगर हम बात करें, इसका मूल नाम जौना खां था। क्या नाम था? मूल नाम जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां। और जब ये सुल्तान बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है। किस नाम से सुल्तान बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है राजधानी स्थानांतरण, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। राजधानी कहाँ ले जाता है ये? दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी ले जाता है और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी की, या दिल्ली से दौलताबाद ले गया। देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत पूछा जाता है कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद कौन लेकर गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका। और इसका मूल नाम भी जौना खां है। ठीक है। कृषि में भी इसने भी सुधार किया था। कृषि में इसने भी सुधार करके एक कृषि विभाग बना दिया था। क्या किया इसने? कृषि विभाग बनाया। कृषि विभाग बनाया और इसका नाम था दीवाने कोही। क्या नाम था? दीवाने कोही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? कृषि विभाग था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर इसके हम दरबारी कवि की बात करें, इसके दरबार में कौन आया था? मोरक्को का यात्री आया था। इसके दरबार में कौन आया था? हाँ, दरबार में इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। बहुत बढ़िया नाम है ये। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ का था ये? मोरक्को। मोरक्को का यात्री था ये, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगर इसकी रचना की हम बात करें तो उसने पुस्तक लिखी थी एक, जिसमें अपने उसने यात्रा का विवरण दिया था, किताबुल रहला। किताब उल रहला। तो ये रहला नाम से भी जाना जाता है। तो इब्न बतूता की कौन सी रचना थी? रहला या किताबुल रहला, जिसमें उसने अपने भ्रमण का वर्णन किया है। तो प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जो कि एक मोरक्को यात्री था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कृषि विभाग स्थापित किया गया था, उसका क्या नाम था? दीवाने कोही। नोट कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश में अगले शासक की, फिरोज शाह तुगलक की।
किसकी चर्चा करेंगे? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का भाई हुआ करता है, इसने अपने भाई की स्मृति में जौनपुर नगर बसाया था। क्या कराया था? जौनपुर नामक नगर बसाया था। जौनपुर नगर बसाया था। किसकी स्मृति में बसाया था? अपने भाई जौना खां की स्मृति में। जौना खां की स्मृति में, उसकी याद में जौनपुर नामक नगर बसाया था। इसने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोजपुर, हिसार आदि नगरों को भी बसाया था। ठीक है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर आदि नगरों को भी, हिसार आदि नगरों को भी बसाया था। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। दुर्ग का भी निर्माण कराया था। ठीक, तो जौनपुर नामक नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में बसाया था? तो जौना खां की स्मृति में जौनपुर नामक नगर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अपनी आत्मकथा ये किस नाम से लिखता है? फुतुहात-ए-फिरोज शाही नाम से आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा किस नाम से लिखता है? फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के अगर दरबारी कवि की बात की जाए तो कौन था भैया? दरबारी कवि जियाउद्दीन बरनी। दरबारी कवि कौन था? जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी की भी एक महत्वपूर्ण रचना है। उस रचना का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के बारे में वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में वर्णन किया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस नाम से लिखी है? फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखी है ना। इसका जो दरबारी कवि है वो कौन है? बरनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि बरनी है और उसकी रचना कौन सी है भैया? तारीख है फिरोज शाही। कुछ और भी कार्य किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, आइए उनको भी चर्चा कर लेते हैं। पहले से जो कई सारे कर चल रहे थे उन सभी टैक्स को, सभी करों को समाप्त करके, लगभग 24 करों को इसने समाप्त करके केवल 4 करों को रखा। लगभग ये 24 करों को समाप्त कर दिया। 24 करों को, टैक्स, कर का मतलब यहाँ पे टैक्स, 24 करों को समाप्त कर, 24 करों को समाप्त कर 4 कर लगाए। 4 कर लगाए जिसमें आपका जजिया है,
जजिया कर, जकात, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ठीक है भैया। तो फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर लगाए? 4 कर लगाए। 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाया है, जिसमें है जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया जो है किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जो खुम्स था, जो युद्ध आदि में लूटे गए धन में जो कर लिया जाता था, उसे खुम्स कहा जाता था। युद्ध आदि में लूटे गए धन पर जो टैक्स लिया जाता था, उसे खुम्स किया कहा जाता था। युद्ध आदि में लूटे गए धन पर जो कर लगता था, उसे खुम्स कहा जाता था। और जो खराज था, वो कृषि उपज पर लिया जाने वाला कर था। कृषि उपज पर लिया जाने वाला कर था, लिया जाने वाला कर था। आई बात समझ में? ठीक है भैया। तो जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। खुम्स युद्ध आदि में लूटे गए धन पर लिया जाने वाला कर था। और खराज कृषि उपज पर लिया जाने वाला कर था। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। अगर हम इस वंश के अंतिम शासक की बात करें, तो इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता है, नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। तो तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब करता है? 1398 ईस्वी में। किसके समय में करता है? नसरुद्दीन महमूद के समय। इसके समय तक आते आते ये वंश बिल्कुल कमजोर हो चुका था। तैमूर लंग ने 1398 में इसी के समय भारत पर आक्रमण कर देता है ना। इसी के साथ तुगलक वंश समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में ये 2 वंश अभी शेष रह जाते हैं, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।